हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कृष्णाज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पुष्पी पादप की शारीरिकी श्रृंखला में अब हम इस चैप्टर के लास्ट चरण में बढ़ रहे हैं और इसमें हमें पौधे के विभिन्न भागों की शारीरिकी के बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जड़ की आंतरिक संरचना, मीन्स एनाटॉमी ऑफ द रूट। रूट की आंतरिक संरचना या जड़ की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करना है। तो आज मैं आप पहले से कहना चाहता हूं कि अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में। अगर हम जड़ की अनप्रस्थ काट का स्ट्रक्चर देखें तो हमें उसमें विभिन्न परतें या विभिन्न स्तर दिखाई देते हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ को स्टडी करना शुरू करें तो सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है, जिसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, या इंग्लिश में इसको एपिडर्मिस ना कह के आपको बताया था क्या नाम देते हैं, एपिब्लेमा नाम देते हैं। आपसे कहा था कि जड़ में इसको एपिब्लेमा नाम दिया गया है, जबकि बाकी सबके अंदर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फिर देखें, यह आपको बताया कि जड़ की सबसे बाहरी परत होती है जो कैसी है, ढोलक के आकार की कोशिकाओं की बनी होती है। और कोशिकाएं किस प्रकार की ऊतक की बनी है, मृदूतक की बनी होती हैं। तो इसे लिखा है कि जड़ की सबसे बाहरी परत है जो कि ढोलक के आकार की कोशिकाओं की बनी होती है और ये कैसी होती हैं, मृदूतक की बनी होती हैं। फिर आपको बताया था कि क्योंकि इसके ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसीलिए इसको पिलीफेरस लेयर कहते हैं। और जड़ की ये सबसे बाहरी परत है तो इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है राइजोडर्मिस। राइजोमीस रूट के लिए वर्ड यूज किया जाता है और डर्मिस होता है परत। तो जैसे हमने एपिब्लेमल टिश्यू जब पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था ये सारी चीजें। अब देखें नेक्स्ट फीचर क्या है, जो अभी आपसे कहा कि जड़ में जो आपको बताया था इसका परिपक्व क्षेत्र या मैच्योरेशन जोन होता है, उसमें एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। और मूल रोग की ओरिजिन के हिसाब से कहें तो ये कैसे होते हैं, बहिर्जात होते हैं। इनकी उत्पत्ति यानी कि एक्सोजेनस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बाह्य त्वचा यानी कि एपिब्लेमल कोशिकाओं की अभिवृद्धि होते हैं या आउटग्रोथ होते हैं। जैसे एपिडर्मिस को जब आप देखते हो तो क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ये आपको बताया ढोलक के आकार की पैरेन्काइमेटर सेल है। तो इसी से आपको बताया था ये आउटग्रोथ जो है बाहर की तरफ निकलेगी और ये एक कोशिकीय संरचना के रूप में प्रेजेंट होगी। उपचर्म या उपचारण और रंध्र अनुपस्थित होते हैं। क्यूटिकल, क्योंकि उपचर्म को नहीं समझ पाते इसलिए इस लाइन को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्यूटिकल और रंध्र को कहते हैं स्टोमेटा। ये कैसे होते हैं, रूट में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दूसरा जो स्तर हमें दिखाई देता है वो है कॉर्टेक्स, या इसको हिंदी में कहते हैं बलकुट। ये बहुत सारी परतों का बना होता है, 2 से ज्यादा परतें हमेशा पाई जाती हैं। तो 2 से 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। तो इसको लिखा जाता है मल्टी लेयर्ड यानी कि बहुपरतीय होता है। और कैसा होता है, मृदूतक का बना है यानी कि मृदूतकीय होता है। अब रूट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हमने वहां पर पढ़ा था, जब भरण ऊतक पढ़ा था, ग्राउंड टिश्यू पढ़ा था, तो आपको बताया था रूट की जो एंडोडर्मिस होती है, ये जो अंतःत्वचा होती है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर हैं। क्या है देखें, ये एक परत का बना है। कैसा होता है, मृदुतीय कोशिकाओं का बना है जिनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो इन्हें जल के लिए अपारगम्य बनाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, ये इनर टेंजेंशियल वॉल पर पाई जाती हैं और इसको कैसा बनाती हैं, अपारगम्य बनाती हैं, जल इसमें से पास नहीं हो सकता। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रूट का काम तो है जल का अवशोषण करना। तो मूल लोम द्वारा या जड़ के द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित होंगे वो जाइलम तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जाइलम ही इनका परिवहन का कार्य करता है। तो होता क्या है कि अंतःत्वचा की वह कोशिका जो जाइलम मंडल के सम्मुख होती है यानी कि अपोजिट होती है, ठीक उसके ऊपर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं होती। इन कोशिकाओं को पथ कोशिकाएं कहते हैं और जिनके द्वारा बलकुट कोशिकाओं में आया हुआ जल जाइलम में पहुंचता है। बाकी जगह से नहीं जाएगा, बाकी किसी अंतःत्वचा की कोशिका से नहीं जाएगा। कहां से जाएगा, ये जाएगा जो कोशिका जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, जिसको हम पथ कोशिका पैसेंजर सेल कह रहे हैं, उसके थ्रू जो है ये ट्रांसफर होता है। तो आप देखें यहां पर
ये डायग्राम से मैंने इसको समझाया है यहाँ पर। जैसे बाहर की तरफ ये आपको एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, उसके बाहर कॉर्टेक्स है, नीचे एक और डायग्राम भी मिलेगा लेकिन उसमें कैस्पियन स्ट्रिप्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो नीले रंग की लाइन से शो किया गया है ये कैस्पियन स्ट्रिप्स हैं, और इसमें बीच में जो ब्राउन कलर की आपको सेल दिख रही है ये क्या है, पैसिव सेल हैं। और आप देखें पैसिव सेल कहाँ प्रेजेंट है, ये जाइलम बंडल के ठीक अपोजिट प्रेजेंट है। तो कॉर्टेक्स से पहले जल कहाँ आता है, इस पैसिव सेल में आएगा, पैसिव सेल से कहाँ आएगा, पेरिसाइकिल में, और फिर कहाँ पहुंचेगा, जाइलम में पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जाइलम बंडल्स होते हैं, जितने जाइलम बंडल की संख्या होती है उतने ही पैसिव सेल की संख्या होगी, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। ये एक और मैग्नीफाई व्यू दिखाया गया है, यहाँ पर कैस्पियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर कैस्पियन स्ट्रिप्स कैसी हैं, इनर टेंजेंशियल वॉल पर प्रेजेंट है। ये एक एंडोडर्मल सेल जो है वो आपके सामने शो की गई है। तो जो पॉइंट अभी मैंने आपसे कहा कि जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर वो कोशिकाएं जो कि जाइलम के अपोजिट प्रेजेंट होंगी, उसके ऊपर ये उपस्थित नहीं होते। और आपको बताया क्या है, नंबर कितना होगा, पथ कोशिकाओं की संख्या जाइलम बंडल की संख्या के बराबर होती है। जितने जाइलम बंडल, अगर 3 है तो 3, 4 हैं तो 4। जैसे डायकॉट में आप पढ़ते हो तो डायकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या रूट में 2 से लेकर 6 तक होती है, जो भी हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर मिनिमम 2 हो सकती है और मैक्सिमम 6 हो सकती है। जबकि मोनोकॉट के अंदर आप पढ़ोगे वेस्कुलर बंडल की संख्या हमेशा 6 से ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पॉलीआर्च कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो वहां क्या होगा, इसका नंबर हमेशा ज्यादा होगा। अगला पार्ट देखें, परिरंभ या पेरिसाइकिल। परिरंभ या पेरिसाइकिल वो पार्ट होता है जो एंडोडर्मिस के अंतः त्वचा के ठीक नीचे प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरा आपको बताया कि परिरंभ वो पार्ट है जो रंभ या स्टील को घेरे रहता है। सामान्यतः मृदुतक का बना है और एक परतीय होता है, एक परत का बना है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, जो जड़ों की पार्श्व शाखाएं निकलती हैं वो पार्श्व शाखाएं पेरिसाइकिल से निकलती हैं, इसीलिए इनकी उत्पत्ति को कहा जाता है एंडोजिनस या अंतर्जात होता है। ये अंतर्जात का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखो यहां पर तो आप ये देखोगे कि भाई ये हमारे पास प्रेजेंट है एपिब्लेमा, अंदर ये प्रेजेंट है पेरिसाइकिल। ओके, तो अब अगर हम कहें रूट हेयर है तो वो यहां से निकला था तो एक्सोजिनस है, और जो शाखाएं निकलेंगी, लेटरल शाखाएं जो निकलेंगी वो अंदर से निकलेंगी, तो ये कैसी हो गई, एंडोजिनस हो गई। तो ये एंडोजिनस है, अंतर्जात है, पेरिसाइकिल से निकलता है। और एपिडर्मिस या एपिब्लेमा से जो निकल रहा है वो कैसा था, आपको बताया था मूलों की उत्पत्ति कैसी होती है, एक्सोजिनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर क्या होता है कि डायकॉट के अंदर स्पेशली जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट में, उनके अंदर क्या होता है कि इसकी कुछ कोशिकाएं विभेदीकरण के द्वारा द्वितीयक विभजोतक में परिवर्तित होती हैं। केवल किसमें बता रहा हूं, द्वितीयक वृद्धि के समय, किसमें, द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में, एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में नहीं होता। ठीक है, तो निर्माण करती है। और ये विभजोतक क्या करता है, ये द्वितीयक वृद्धि के समय सम्माहन एधा बल है, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग जिसको आप कहते हो इंग्लिश में, या कॉर्क एधा बल है जिसको आप कॉर्क कैम्बियम रिंग कहते हैं, इसका निर्माण करता है। कॉर्क विभाजित होकर आगे चल के कॉर्क का निर्माण करती है, और ये आगे चल के द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता है। अब रूट के संवहन बंडल की बात करें तो हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जब पढ़ा था तो आपको बताया था, फिर से बताते हैं। वेस्कुलर बंडल, इसके अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या मतलब है इसमें, कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं और अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट हैं, एक ही रेडियस पर नहीं होते। और जाइलम कैसा होता है, इसमें एक्सार्च होता है। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, परिधि की ओर, और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो आप वर्ड यूज करते हो। अब एक खासियत होती है, एक बीजपत्री पौधों की तनों में फ्लोएम मृदुतक भी नहीं पाया जाता, यह अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मज्जा या पित्त, इंग्लिश में इसको मेडुला भी कहते हैं। मेडुला मीन सेंट्रल पार्ट होता है। तो ये क्या है, मृदुतक का बना होता है, और कहां उपस्थित है, जड़ के केंद्र में उपस्थित है। तो ये तो रिटन डिस्क्रिप्शन हो गया। अब दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम देखें इसमें, तो जड़ में कौन कौन से स्तर प्रेजेंट है इसके बारे में। सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों की जड़ के बारे में दे रखा है,
तो सबसे बाहर की तरफ ये क्या है, बाह्य त्वचा, या क्या है इसकी इपीब्लेमा। ओके, इसके ऊपर आपको बताया एक्सटेंशन या अभिवृद्धि के रूप में क्या प्रेजेंट है, मूल लोम प्रेजेंट है। यहां से लेकर यहां तक ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, बलकुट है। ये क्या है, बलकुट है। बलकुट के नीचे ये जो आपको पर्पल कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा है। इसके नीचे क्या है, परिरंभ है। फिर क्या है, प्रोटोजाइलम है। जाइलम में फिर बाद में केंद्र की तरफ क्या है, मेटाजाइलम है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पिथ प्रेजेंट है। और ये जो बीच में आपको पैचेस ये जो शो किए जा रहे हैं ये क्या है, फ्लोएम है। तो आप देखो यहां पर ये सारा का सारा ये और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इधर बता देता हूं आपको जिससे क्लियर हो जाए। ये बाहर वाला तो ये क्या हो गया, ये तो है आपका बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का पार्ट, जैसे हमने कहा था ना, बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। और इसके नीचे बलकुट है, अंतःत्वचा है, परिरंभ है और पित्त, ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहां पर टिक किए हैं, ये क्या करते हैं, भरण ऊतक का निर्माण करते हैं। यानी कि जड़ में भरण ऊतक जो है वो बलकुट में, अंतःत्वचा में, परिरंभ में और पित्त में विभाजित रहता है। संवहन ऊतक तंत्र कौन बनाएगा, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एवं फ्लोएम इसका निर्माण करेंगे। ओके, सेम परत जो है यहां पर भी प्रेजेंट होती है एक बीजपत्री पौधे में। अंतर आप जो देख रहे हो अभी हम पढ़ेंगे भी, स्पष्ट करेंगे। नीचे एक टेबल बनी है जिसमें इसका कंपैरिजन दे रखा है। अंतर जो दूर से आपको दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है वैस्कुलर बंडल की संख्या और पित्त का अमाउंट। बाकी सारी संरचनाएं सेम हैं। जड़ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ की संरचना लगभग समान होती है, केवल कुछ अंतर के साथ में। और वो अंतर कहां प्रेजेंट है, इसके रंभ या स्टील वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे, रंभ या स्टील वाले क्षेत्र में होते हैं। तो आप देखें यहां पर ये मैंने इसको टेबुलाइज किया है, हिंदी में आप कह सकते हो सारणीबद्ध किया है। क्या क्या अंतर होते हैं एक बीजपत्री पौधे में और द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में। तो सबसे पहला जो अंतर दिखा गया है वो है बलकुट की अमाउंट या मात्रा के बारे में, कॉर्टेक्स के में। इसमें कॉर्टेक्स अधिक चौड़ा होता है, यानी कि ज्यादा परत प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर ये कैसा होता है, पतला होता है। दूसरा क्या है, संवहन बंडलों की संख्या। अगर आप देखें तो संवहन बंडलों की संख्या मोनोकॉट में एक बीजपत्री जड़ों में 6 से अधिक होती है और इस अवस्था को क्या कहते हैं, पॉली आर्च कहते हैं। पॉली मीन्स बहु, आर्च मीन्स आर्च। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में इनकी संख्या 2 से लेकर 6 तक हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं होती। ओके, यानी कि डाई आर्च से हेक्सार्च तक होती है। मतलब अगर 2 वैस्कुलर बंडल है तो डाई आर्च कहते हैं, 3 है तो ट्राई आर्च कहते हैं, 4 हैं तो टेट्रार्च कहते हैं, और 5 हैं तो पेंटार्च कहते हैं, और 6 हैं तो हेक्सार्च कहते हैं। जैसे अगर आप ऊपर वाला डायग्राम देखें, जो डायग्राम आपका एनसीईआरटी में गिवन है, तो द्विबीजपत्री पौधों में अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 4 प्रेजेंट है। 4 फ्लोएम बंडल हैं और 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट है जो कि रेडियली अरेंज्ड है। तो इसके अंदर कंडीशन क्या कहलाएगी, टेट्रार्च। यहां देखो हमेशा 6 से ज्यादा हैं तो 6 से ज्यादा के लिए वर्ड हमने यूज कर दिया पॉली। तो मोनोकॉट के अंदर कैसी कंडीशन हो गई, पॉली आर्च की कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो यह क्लियर हो गया समान बंडल में बंडलों की संख्या। फिर आता है समान बंडल का आकार। समान बंडल का आकार में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जाइलम बंडल जो हैं वो आकार में छोटे होते हैं, किसमें, एक बीजपत्री में। जबकि यहां अगर आप देखोगे तो इनका आकार बड़ा बनाया जाता है। फिर एक चीज होती है कि पित्त और जो फ्लोएम बंडल होते हैं उसके बीच में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू या कंजक्टिव ऊतक। एक बीजपत्री पौधों में यह मृत कोशिकाओं का यानी कि दृढ़ ऊतकीय होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में यह मृदूतकीय होता है, ये जीवित कोशिकाएं हैं। इसीलिए एक अंतर यह भी आता है कि यहां पर जो मृदूतक की कोशिकाएं होती हैं ये आगे चल के इन पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो ये आगे चल के कैम्बियम पट्टिकाओं का निर्माण करती हैं या एधा पट्टिकाओं का निर्माण करती हैं, जो जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के समय जो संवहन बंडल के अंदर वलय बनता है, वलय एधा जो बनती है उसका निर्माण करती है पेरीसाइकिल की कोशिकाओं के साथ। लास्ट जो अंतर आता है वो है मज्जा या पित्त का अमाउंट। एक बीजपत्री पौधों में संवहन मंडल छोटे होने की वजह से यह अधिक मात्रा में होता है, जबकि यहां संवहन मंडल बड़े होने की वजह से कम मात्रा में होता है।
इसको एक वर्ड यूज किया जाता है, अधिक के लिए कॉन्सिपिक्वस इज इजीली विजिबल है, और कम के लिए यूज किया जाता है इनकॉन्सिपिक्वस। तो ये प्रमुख अंतर हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। नीट में, अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी से आपके बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे कि कैसी कंडीशन प्रेजेंट है। बाकी पर तो सभी के अंदर सेम है। जनरली डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या एक बीजपत्री के तुलना में द्विबीजपत्री में क्या अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर अगर आप यहां से देखते हैं, याद करते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको जड़ की आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्रियों की जड़ों में क्या अंतर है, यह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे तने की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज इतना ही रखते हैं। फिर से एक बार आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब करें। जिनके साथी सिर्फ देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, उनसे भी उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।